Welcome class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.5 के लेक्चर नंबर 3 के ऊपर मूव कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 6.5 के रिमेनिंग तमाम क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट्स को सिंपलीफाई कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। मगर असल चीज ये है कि भैया आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझ में आना चाहिए। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि भाई इन क्वेश्चंस की खास बात क्या है, इन क्वेश्चंस की लॉजिक क्या है, कि इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर रहे हैं। देखो अभी तक मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन के दो बुनियादी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, जिनमें से एक कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था और उसके क्वेश्चंस को आज की क्लास में भी सॉल्व कर रहे होंगे कि भाई हमारे पास अगर कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ जाएं, कभी भी डिनोमिनेटर में अगर लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ जाएं, तो भैया ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन का पार्शियल फ्रैक्शन बहुत सिंपल होता है और ये वाले क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा पूछे जाते हैं। वाइल उसके अलावा हम लोगों ने एक केस और डिस्कस किया था कि कभी भी अगर लीनियर, डिफरेंट और रिपीटेड फैक्टर्स आ जाएं, तो भाई उस वक्त केस क्या बनेगा। आज की क्लास में एक नए केस पे पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं ना, इसको देखो ये क्या लफ्ज लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो भाई ये फैक्टर कैसा कहलाता है, ये इररिड्यूसिबल फैक्टर है। यहाँ पे अगर आप इस फैक्टर को गौर से देखो ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1, तो भाई आज की क्लास में हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन के एक और कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है, और इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या होता है, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स अगर कभी हमारे पास आ जाए, यानी कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर क्वाड्रेटिक और इररिड्यूसिबल फैक्टर्स आ जाए, तो बेशक अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो भैया कि अगर हमारे पास कैसे फैक्टर्स आ जाएं, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स आ जाएं, तो उस सूरत के अंदर हमारा केस क्या बनेगा, उस सूरत में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो पार्शियल फ्रैक्शंस का कभी भी कोई क्वेश्चन आपके पास आए, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आ जाए, हमेशा याद रखो असल चीज क्या है। असल मसले की बात होती है कांस्टेंट्स को, असल मसले की बात होती है अननोन्स को फाइंड आउट करना। तो भाई देखो आपकी आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों के दोनों जो है ना इररिड्यूसिबल फैक्टर के कॉन्सेप्ट के हैं। आपकी किताब के मेजॉरिटी क्वेश्चन लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स के हैं, और आपकी किताब के अंदर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हम लोगों ने पढ़ा भी था, ये क्वेश्चन जो आपके पास आ रहे होते हैं लीनियर, डिफरेंट और रिपीटेड फैक्टर के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। वाइल क्वेश्चन नंबर 10 और 14 सिर्फ इररिड्यूसिबल फैक्टर के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो बेटा देखो कैसे सॉल्व करते हैं इररिड्यूसिबल फैक्टर का, अगर क्वेश्चन कभी पेपर में आ जाए ना, तो अगेन सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने परेशान नहीं होना। देखो 90% काम हमें वैसे ही आता है, सारा काम वैसे ही होगा कि भाई सबसे पहले इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, किसी और तरीके से सॉल्व नहीं कर सकता, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, तो पहला काम क्या करूंगा, पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन को मैंने एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर लेना है। सिंपल तरीके से क्वेश्चन को मैंने एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर लिया। ओके, अब देखो दूसरा काम क्या होता है। मैंने आपसे क्या कहा था कि पार्शियल फ्रैक्शन पे सॉल्व करने की लॉजिक क्या होती है कि भाई इंटीग्रेशन के बगैर आपने अपनी कंप्लीट टर्म को एक दफा एज इट इज लिख दीजिए। आपकी जो कंप्लीट टर्म आ रही है ना, इसको इंटीग्रेशन के बगैर लिख दीजिए। तो कंप्लीट टर्म मेरी क्या आ रही है बेटा, ये आ रही है 2x प्लस का 1, डिवीजन में क्या है x माइनस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो इसको मैंने एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर दिया। अब देखो कभी भी आपके पास क्वाड्रेटिक और इररिड्यूसिबल फैक्टर्स होते हैं ना, अब पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपके पास एक जो फैक्टर आ रहा है ना, ये तो आपके पास एक सिंपल लीनियर और डिफरेंट फैक्टर आ रहा है। तो भाई जो भी लीनियर और डिफरेंट फैक्टर आ रहा है उसके ऊपर आप उसका अननोन सपोज कर लो, उसका इंडिविजुअल अननोन आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है कि भाई ये x माइनस का 3 क्या था, x माइनस का 3 मेरे पास यहाँ पे सिंपल तरीके से एक लीनियर और डिफरेंट फैक्टर है इंडिविजुअल, तो मैंने उसके ऊपर उसका अपना अननोन सपोज कर लिया। अब देखो जो दूसरा मेरे पास फैक्टर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का मतलब क्या है, ये इररिड्यूसिबल फैक्टर है। इररिड्यूसिबल फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है कि अगर मैं इस फैक्टर को जीरो के बराबर सपोज करूंगा ना, तो देखो जीरो के बराबर सपोज करने पे वहां पे जाके -1 बनेगा, और अब आप इसका स्क्वायर कैलकुलेट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कैलकुलेट द स्क्वायर हियर, क्योंकि वहां पे जाके जाहिर सी बात है अगर आप इसका स्क्वायर कैलकुलेट करने के ऊपर जाओगे, तो ऑब्वियसली सी बात है आपका रूट में -1 बन रहा होगा, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। इररिड्यूसिबल के मायने क्या होते हैं कि भाई एक ऐसी टर्म का होना, एक ऐसे फैक्टर का होना कि आप उसके वहां से वैल्यू भी फाइंड नहीं कर सकते, अपने एक्स की वैल्यू को वहां से निकाल नहीं सकते, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस का 3, ये भी इररिड्यूसिबल फैक्टर है, क्योंकि देखो अगर मैं इसको जीरो पे सपोज करवाऊंगा तो एक्स की वैल्यू में फाइंड नहीं कर सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। हाँ अगर यहाँ पे मेरे पास होता एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल टू 0, तब तो मैं फाइंड कर सकता था, तो ये इररिड्यूसिबल नहीं होता फिर। सही है ना। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई इररिड्यूसिबल फैक्टर का मतलब क्या है कि भाई क्वाड्रेटिक और इररिड्यूसिबल का मतलब ये होता है कि स्क्वायर में आ गया और पॉजिटिव में आ गया। अब यहां से मैं अपने पर्टिकुलरली वैल्यू भी फाइंड नहीं कर सकता टर्म की। तो अब कैसे सॉल्व करें इसको, अब सॉल्व करने के पीछे लॉजिक क्या है, क्या कॉन्सेप्ट हम यूटिलाइज करेंगे। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, कभी भी आपके पास इररिड्यूसिबल जब फैक्टर आ जाता है ना,
तो हम सिंपल तरीके से क्या करते हैं, हम दो अननोन्स को सपोज करते हैं एक साथ। एक अननोन पहले मैं लूंगा जो भी नीचे वेरिएबल आ रहा है उसके साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में, फिर प्लस के साइन के बाद एक दूसरा अननोन लेते हैं, और डिवीजन के अंदर फिर उस इररिड्यूसिबल फैक्टर को रखा जाता है। ये लॉजिक होती है अगर हमारे पास कभी भी इररिड्यूसिबल फैक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 3 इररिड्यूसिबल फैक्टर है, तो अगर मुझे पार्शियल फ्रैक्शन पे इसको ब्रेक करवाना है तो कैसे ब्रेक करवाऊंगा, कि देखो लेट सपोज मेरे पास एक ही यहाँ पे फैक्टर है और वो इररिड्यूसिबल ही है, तो कैसे करवाऊंगा, सिंपल तरीके से मैं लिखूंगा ए एक्स प्लस का बी, और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3। बात समझ में आती है बेटा, कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ही फैक्टर आ रहा है और ये एक ही फैक्टर कैसा है, इररिड्यूसिबल फैक्टर है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4। अब मुझे इसे पार्शियल फ्रैक्शन पे ब्रेक करवाना है, तो कैसे ब्रेक करवाऊंगा, देखो आप कभी भी आपके पास इररिड्यूसिबल फैक्टर होता है ना, तो रिमेंबर दिस थिंग, दो अननोन्स आएंगे, हमेशा दो अननोन्स आएंगे, सही है ना। एक अननोन तो आएगा प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर वेरिएबल के साथ, और एक दूसरा अननोन आएगा पॉजिटिव के साथ, सही है ना, प्लस के साइन के बाद एक लिखते हो और नीचे डिवीजन के अंदर वो फैक्टर लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फैक्टर गिवन है, लेट सपोज एक्स माइनस का 3, एक ये फैक्टर आ रहा है, आगे आ रहा है आपके पास एक्स प्लस का 4, और आगे आपके पास आ रहा है क्वाड्रेटिक और इररिड्यूसिबल फैक्टर। ये आपसे एग्जामिनर कहता है सॉल्व करना है, तो भाई कैसे करोगे सॉल्व इसको, इसके पार्शियल फ्रैक्शन पे इसको ब्रेक कैसे करोगे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये क्वेश्चन आ रहा है इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करोगे, देखो ये भी एक लीनियर डिफरेंट फैक्टर है, ये भी एक लीनियर डिफरेंट फैक्टर है, तो जितने लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर तो उनके इंडिविजुअल अननोन्स आ जाएंगे, तो a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 हो जाएगा, फिर b डिवाइडेड बाय एक्स प्लस का 4 हो जाएगा। मगर जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 के ऊपर जाऊंगा, देखो ये इररिड्यूसिबल फैक्टर आ रहा है, तो इररिड्यूसिबल फैक्टर का मतलब क्या होता है, कि बेटा यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे सिंपल तरीके से मैं लूंगा सी एक्स प्लस का डी, डिवीजन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 2। रिमेंबर दिस थिंग, देखो मैं इतनी साथ साथ आपको इतनी सारी एग्जांपल्स क्यों करवाता हूं, कोई और बंदा आपको कभी भी नहीं करवाएगा एग्जांपल्स, मैं आपको सिर्फ इसलिए करवाता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, आपको ये बात समझ में आ सके कि भाई कोई मुश्किल चीज नहीं है। हलवा होता है पार्शियल फ्रैक्शन, लोगों को फजूल में मुश्किल लगता है, बच्चों वाली चीज होती है पार्शियल फ्रैक्शन, कि देखो कोई मुश्किल चीज नहीं है, जितने भी इररिड्यूसिबल आपके फैक्टर्स होते हैं आप सिंपल तरीके से दो अननोन सपोज करते हो उनके ऊपर। क्लियर है मेरे प्यारा बेटा, अब आप बैठ के इसको सिंप्लीफाई करवाना, मेरे ख्याल में लॉजिक सबको समझ में आ गई है, यही लॉजिक होती है इसकी बेटा। अब हमने देखो इसको आपने इक्वेशन नंबर अल्फा कह दिया फॉर एग्जांपल, और अब आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे हम लोगों ने सिंपल एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेना तो सबको आता होगा बेटा। एलसीएम कैसे लेते हैं बेटा, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने का तरीका हमारा बहुत ही सिंपल सा होगा, कि भाई देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2x प्लस का 1, और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है, डिवीजन में आ रहा है x माइनस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू के बाद एज इट इज का एज इट इज, और यहाँ पे अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम देखो बेटा कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या कहता है, नीचे वाली टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई करवाओगे, तो बेटा ये x माइनस का 3 जाके एक्स स्क्वायर प्लस के 1 से मल्टीप्लाई होगा, और जाहिर सी बात है फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपने क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पे a से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपने क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन एज इट इज, ये x माइनस का 3 अपने क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होगा। नॉर्मल सी बात है भैया, ये x माइनस का 3 अपने क्रॉस पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब आप बैठ के इसको सिंप्लीफाई करवा लो। भाई सिंप्लीफाई कैसे करवाऊंगा, कि देखो इन नीचे वाली टर्म से नीचे वाली टर्म क्या होगी, हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, तो भाई ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया सिंपल 2x प्लस का 1 इक्वल टू के बाद a इंटू मेरा बेटा सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का बी एक्स प्लस का सी इंटू एक्स माइनस का 3 एज इट इज का एज इट इज। क्लियर है बेटा, तो हमारे पास सिंपल तरीके से क्या आ गई, हमारी इक्वेशन नंबर बीटा आ गई। भाई ये जितनी भी सारी बातें मैंने पढ़ाई थी ना, आपको समझाने के लिए पढ़ाई थी, सही है ना, भाई परेशान मत हो जाइएगा, सारी चीजें आपको खाली समझाने के लिए बताई थी मैंने। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होगा, अब अगेन वही सेम काम है, वही धाक के तीन पात के, भाई जो काम स्टार्टिंग से करते आ रहे हो ना, देखो एक भी पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन समझ लिया ना, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे सॉल्व होते हैं, कि भाई पहला काम क्या होता है, क्वेश्चन को एक बार लिखना, दूसरे नंबर के ऊपर भैया इंटीग्रेशन के बगैर टर्म को लिखते हो, फिर पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन करते हो, फिर एलसीएम लेते हो, फिर इक्वेशन बीटा बनाते हो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हो, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको अननोन की वैल्यूज निकालनी है, तो फैक्टर्स को बारी बारी जीरो पे सपोज करवाते हो। और अब आप समझ तो गए होगे क्या करना है बेटा, फैक्टर्स को बारी बारी जीरो पे सपोज करवाएंगे तो जाहिर सी बात है एक फैक्टर एक अननोन की वैल्यू आएगी, दूसरे अननोन की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन बीटा को सिंप्लीफाई करवाएंगे। जो काम हम लोगों ने लीनियर डिफरेंट और रिपीटेड फैक्टर्स पे करते थे सेम काम यहाँ पे करना है अप्लाई। तो मेरा बेटा कैसे करेंगे, देखो मुश्किल चीज कोई नहीं है, बहुत आसान सी चीज है भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले देखो पहला फैक्टर, मेरे पास दो फैक्टर्स गिवन थे ना, एक फैक्टर क्या है एक्स माइनस का 3, तो सिंपल तरीके से मैं क्या लिखूंगा, सिंस x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 के बराबर। इस x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर बीटा में डाल देते हैं, तो क्या बन जाएगा, मैं लिखूंगा पुटिंग
पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन बीटा, यानी कि सिंपल x की वैल्यू 3 को इक्वेशन बीटा में प्लॉट कर देंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 का 2, यहाँ पे 3 आ गया, प्लस का 1 इक्वल टू के बाद a का a, x का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, डायरेक्टली प्लॉट कर दो यार, 9 हो जाएगा, 9 प्लस का 1, आगे क्या हो जाएगा प्लस का b इंटू 3, मेरे पास आ रहा है सिंपल तरीके से प्लस का सी एडिट इंटू एक्स माइनस का 3, और एक्स की जगह पे 3 माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बेटा हमारे पास सिंपल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 टू 6, 6 प्लस का 1 7, और यहाँ पे 9 प्लस का 1 10, तो बेटा ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 10 के बराबर। की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने, ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, मगर हम लोगों ने अभी और क्या निकालना है, अब बाकी अननोन की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक वैल्यू को अननोन को फाइंड आउट करा है, अभी हम लोगों ने बाकी अननोन की वैल्यूज को फाइंड आउट करना रिमेनिंग है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे बाकी अननोन की वैल्यूज को, कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर बीटा आ रही है ना, इसको हम लोग एक्सपेंड करवाएंगे। देखो बेटा हम लोगों ने अपने पास फाइनली अपने ए की वैल्यू को तो फाइंड कर लिया है, बट हमें बाकी अननोन की वैल्यूज को भी फाइंड करना है। तो अब देखो बाकी अननोन की वैल्यूज को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने पहले अननोन की ए की वैल्यू को तो बेटा फाइंड आउट यहाँ पे कर लिया, अब हमें बी की वैल्यू को या सी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो किस पैटर्न के ऊपर फाइंड किया जाएगा। देखो सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर बीटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर बीटा, और फाइनली मैं अपनी इक्वेशन नंबर बीटा को सिंप्लीफाई करवा दूंगा। अब देखो इक्वेशन नंबर बीटा क्या है मेरे पास, इक्वेशन नंबर बीटा मेरे पास आ रही है, ये आ रही है 2x प्लस का 1, और मैं इस इक्वेशन को ओपन करवा देता हूं। जब ओपन करवाऊंगा देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा a जाके एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, फिर a जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर देखो यहाँ पे ये बी एक्स प्लस का सी और एक्स माइनस का 3 दो ब्रैकेट्स है, तो बी एक्स जाके जब बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर के बराबर। फिर देखो ये बी एक्स जाके जब नेगेटिव के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 3bx, सही है ना। फिर जाके जब ये सी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस का सी एक्स, और जब ये सी जाके नेगेटिव के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 3c। अब हम लोगों ने करना है क्या है बेटा, तमाम वैल्यूज को एक्सपेंड करवाएंगे। तो बेटा देखो ये क्या बन गया, ये हो गया मेरे पास सिंपल तरीके से 2x प्लस का 1। अब जो स्क्वायर बेस्ड टर्म्स आ रही हैं उनको एक साइड कर देंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स स्क्वायर एक तरफ आ जाएगा। अच्छा सर अब क्या करें, अब देखो मेरे पास सिंपल एक्स वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं भाई, एक आ रही है मेरे पास नेगेटिव का 3bx, और दूसरे नंबर पे आ रहा है प्लस का cx, और कोई सिंपल एक्स वाली टर्म आ रही है, नहीं आ रही है। अच्छा भाई सिंपल कांस्टेंट कौन कौन से हैं, एक बचा है प्लस का a, दूसरा आ रहा है माइनस का 3c। एक जैसी वैल्यूज को एक साइड पे अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस का 1। यहाँ पे देखो इन दो टर्म्स में क्या कॉमन आ सकता है बेटा, स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस का b हम लोगों ने एज इट इज रहने देते हैं, हम लोगों ने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। इन दो टर्म्स में से देखो क्या कॉमन आ जाएगा, हम इन दो टर्म में से x को कॉमन अगर मैं ले लूं तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, नेगेटिव का 3b प्लस का c, और यहाँ पे चूंकि ये तो कांस्टेंट आ रहा है तो इसको एज इट इज रहने देंगे। अब क्या काम करना है, सेम काम करेंगे बेटा, इक्वल टू के दोनों तरफ हम लोग इक्वेट करवाएंगे। यहाँ पे देखो जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है, इधर भी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से आपस में इक्वेट करवा लेंगे। अब देखो इधर एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, सर इधर तो एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास डायरेक्टली a प्लस बी की वैल्यू आ गई 0 के बराबर, ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से हमारी दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, कि देखो मेरे पास यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट आ रहा है नेगेटिव का 3b प्लस का c, तो यहाँ पे ये x के कोफिशिएंट से इसको आपस में इक्वेट करवा देंगे, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। थर्ड कांस्टेंट हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, ये आ रहा है a माइनस का 3c, तो ये कंपेयर करवा लिया जाएगा 1 के साथ, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। तो इस तरीके से देखो बेटा हमारे पास ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ गए, सही है ना। अब हम लोगों ने करना क्या है कि भाई सिंपल तरीके से मेरे पास a की वैल्यू गिवन है तो b की और c की वैल्यू अब निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 के पास जाऊंगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जैसे a प्लस का b इक्वल टू 0, तो बेटा देखो a की वैल्यू किसके बराबर है, a बराबर है 7 डिवाइडेड बाई 10 के, तो जो a आ रहा है उसकी जगह पे 7 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 7/10, क्योंकि देखो a की जगह के ऊपर जब मैं पॉजिटिव का 7/10 डालता हूं प्लस का b इक्वल टू 0, तो 7/10 जब इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, b की वैल्यू बराबर आ जाएगी हमारे पास सिंपल तरीके से नेगेटिव के 7/10 के। इस तरीके से हमें देखो b का आंसर मिल गया। अब अगर मुझे c का आंसर चाहिए तो c का आंसर निकालने के लिए अब इधर इक्वेशन नंबर 2 इधर इक्वेशन नंबर 3 किसी को भी यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन
नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो देखो ए की वैल्यू क्या है, मुझे पता है ए की वैल्यू बराबर है किसके, 7/10 के, सही है ना। तो इक्वेशन नंबर 3 में इसको प्लॉट करवा दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ए माइनस का 3c इक्वल टू 1। तो बेटा देखो ए की जगह पे ए की वैल्यू में डाल दीजिए, 7/10 आ गया, माइनस का 3c इक्वल टू के बाद 1। अब देखो मुझे c की वैल्यू चाहिए, तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, भाई मैं नेगेटिव के 3c को इधर ही रहने देता हूँ, 1 का 1 इधर, और वहां पे जाके 7/10 क्या हो जाएगा, माइनस की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो बेटा देखो नेगेटिव का 3c एडिटिस का एडिटिस, एक में से अगर 7/10 को माइनस करोगे, 10 में से 7 गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो 3/10 आ गया। भाई देखो इस 3 से 3 कट जाएगा, तो आपके पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव का 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहां पे डिवाइड होगा, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 1/10। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव के 1/10 के। फाइनली आपने अपने तमाम अननोन्स को फाइंड कर लिया। हमने फाइनली क्या कर लिया मेरा बेटा, अपने तमाम अननोन्स को फाइंड कर लिया। और असल कॉन्सेप्ट यही होता है कि भाई अननोन को फाइंड करना। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, देखने में आपको मुश्किल लगेगा, बट याद रखिएगा कभी भी अगर इररिड्यूसिबल फैक्टर के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आए तो सॉल्व करने का तरीकेकार बिल्कुल सेम वही है जो मेरा लीनियर, डिफरेंट और रिपीटिशन बेस्ड फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट का था। खाली डिफरेंस ये होता है कि जो भी इररिड्यूसिबल फैक्टर होता है उसके ऊपर दो अननोन्स को हमेशा सपोज किया जाता है। आप दो अननोन्स को सपोज करोगे, बाकी सेम वही मेथड है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद फैक्टर्स को ब्रेक डाउन करवाना है, सिंपल तरीके से इक्वेशन बीटा को फॉर्म करोगे, इक्वेशन बीटा फॉर्म करने के बाद फैक्टर्स को जीरो के ऊपर सपोज करवाने के बाद अपने अननोन की वैल्यूज निकालोगे। जितने अननोन की वैल्यूज आराम से आ जाएंगी वो वेल एंड गुड है, जिन अननोन की वैल्यूज आराम से नहीं आ सकेंगी उनकी वैल्यूज को इक्वेशन बीटा को एक्सपेंड करवा के निकालोगे, कंपैरिजन करवाओगे, इक्वेशन बनाओगे और फिर तुम्हारे अननोन की वैल्यूज आ गई। अब आपने करना क्या है, अब आपने सिंपल सा काम है भाई, इसको वापस अपनी इक्वेशन अल्फा में इसको उठा के डालोगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लेट सपोज मेरी ये इक्वेशन अल्फा आ रही है, तो इसको अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करता हूँ ताकि मैं बार बार ऊपर ना जाना पड़े ना यार, तो भैया लेट सपोज ये मेरी क्या आ रही थी भैया, इक्वेशन अल्फा थी। तो नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स, तो नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स, नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स, तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई इक्वेशन नंबर अल्फा मेरी क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर अल्फा हमारी क्या बन जाएगी, तमाम वैल्यूज को यहाँ पे लाके आपने प्लॉट करवा देना है। तो बेटा देखो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन ए किसके बराबर था भाई, ए बराबर था हमारे पास 7/10 के, तो जो ए की जगह है वहां पे क्या आ जाएगा, 7/10 आ जाएगा। नीचे डिवीजन में x माइनस का 3 एज इट इज, बी किसके बराबर आया, बी बराबर आया नेगेटिव के 7/10 के, तो बी की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव का 7/10, एक्स का एक्स एज इट इज, सी किसके बराबर है बेटा, सी बराबर है नेगेटिव के 1/10 के। और देखो होल डिवीजन में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ पे dx का dx, तो इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर शेयर करवा दीजिए। तो भैया इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई हो जाएगी किसके पास, एक दफा ये 7/10, यानी कि इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई हो जाएगी 7/10 इंटू एक्स माइनस का 3 इंटू dx के ऊपर। अच्छा भाई यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा यार, ये प्लस माइनस का माइनस डायरेक्टली माइनस ही कर दो इसको, तो इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। ये हमारे पास क्या बन रहा है, अच्छा ये बड़े मजे की चीज बन रहा है, ये बन रहा है भैया 7/10 इंटू एक्स का एक्स, आगे आ रहा है माइनस का 1/10, और नीचे होल डिवीजन में यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। मैंने इसको एक दफा लिखा नहीं है, बट अगर आप चाहो तो इसको ऐसे करके आप लिख सकते हो डायरेक्टली, आप एक ही स्टेप में इसको लिख सकते हो कि भाई इसको आप ऐसे करके डायरेक्टली लिख दो अगर आप लिखना चाह रहे हो तो भाई, सही है ना, 7x/1 माइनस का 1 इंटू 10 और नीचे डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस का 1, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में हम कर देंगे, मसले की बात नहीं है, सही है ना। अच्छा भाई तो फिलहाल यहाँ पे डायरेक्टली अब आप इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाओगे, देखो यहाँ पे तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली इस वाले टर्म पे तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि देखो ये 7/10 क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये पहले लिख दिया जाएगा। इंटीग्रेशन बेसिकली अप्लाई हो रही है किसके ऊपर, 1/x-3 इंटू dx के ऊपर। वाइल यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे बड़े मजे का काम होना है, कैसे कि देखो दोनों टर्म्स के नीचे एलसीएम सिमिलर आ रहा है, तो भाई आप चाहो तो इसको एक ही दफा लिख दीजिए। तो एक ही दफा अगर मैं लिख दूंगा तो भाई एलसीएम नीचे वाली टर्म को एक ही बार लिख देंगे और ऊपर वाली टर्म सिंपल ऐड हो गई। और देखो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आ रहा है, मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक से ज्यादा टर्म्स कभी भी नीचे डिवाइड हो रही होती है, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है, तो पलटी खा के ये बन जाएगा। देखो बेटा फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, कि हमें साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे तो मेरे पास सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी, 7/10 का 7/10 एंड इट इज इंटीग्रेशन 1/x-3 पे कैसे अप्लाई होगी, वी ऑल नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई सिंपल यहाँ पे ln का ln x-3 एंड इट इज आ जाएगा, क्योंकि भाई 1/x-3 की इंटीग्रेशन क्या होगी, ln शॉर्टकट कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो कैसे इंटीग्रेशन को अप्लाई किया जाएगा। अब अगर मैं पहले तो इस टर्म को जरा तरीके से लिखूं, तो भाई ये आपके पास बेसिकली टर्म क्या बन रही है, ये हमारे पास टर्म आ रही है इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 7x माइनस का 1 और नीचे
नीचे डिवीजन में 10 का 10 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डीएक्स का डीएक्स। बेसिकली मेरे पास ये टर्म आ रही है, अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। जरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखो भाई, मैं यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन इस कंप्लीट टर्म की नहीं ले सकता अभी, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, मुझे यहाँ से पहले सिंप्लीफाई इसको करवाना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई कैसे करवाऊं? देखो, ऊपर मेरे पास आ रहा है 7x माइनस का 1, यानी कि 7 दोनों टर्म्स के साथ नहीं आ रहा, और नीचे 10 आ रहा है, तो 10 तो कॉमन लिया जा सकता है, मगर ऊपर 7x माइनस का 1 आ रहा है। तो भाई मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, अगर मैं ऊपर से 7 कॉमन लूंगा तो जाहिर सी बात है 1 के पास 7 नहीं है, तो 1 के डिवीजन में 7 चला जाएगा। मैथ्स का बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, तो हम इसी को अप्लाई करवाएंगे। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 7 डिवाइडेड बाई 10 एज इट इज का एज इट इज। हमारे पास आगे क्या है, ln का ln x माइनस का 3। अब देखो, मैं अगर ऊपर से मैं 7 को कॉमन लेता हूं, मैं ऊपर से अगर 7 को कॉमन लेता हूं, तो बेटा गौर से देखिएगा, 7x में से अगर 7 कॉमन जाएगा तो 7 तो कॉमन चला गया। अब देखो, हमारे पास 1 के अंदर 7 नहीं है, तो भाई 1 के डिवीजन के अंदर 7 चला जाएगा, सही है ना बेटा? और देखो ये 10 जो था, ये 10 तो ऑब्वियसली मेरे पास डायरेक्टली, क्योंकि पहले ये ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, तो एलसीडी में कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, तो नीचे क्या बचा, नीचे मेरे पास आ गया सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डीएक्स का डीएक्स। अभी भी देखो, ये फर्दर सिंप्लीफाई क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी मुझे इसको सॉल्व अगर करना है ना, तो एक बेसिक काम यहाँ पे करना पड़ेगा। अभी भी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाने के लिए एक छोटा सा काम हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी करने की। क्या करें? अब उस छोटा सा काम क्या है कि यार देखो, अगर मैं अभी भी चाहता हूं तो मेरे पास नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं फॉर्म हो सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x के बराबर होगा। तो हमें ऊपर एलसीएम ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? एलसीएम को ब्रेक डाउन करवाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं भाई, सिंपल तरीके से यहाँ पे एलसीएम को ब्रेक कर देते हैं। तो भाई 7 डिवाइडेड बाई 10 का 7 डिवाइडेड बाई 10 एज इट इज इंटू ln का ln x माइनस का 3। देखो ये बड़े बेसिक बेसिक स्टेप्स हैं भाई। ये वाले जो स्टेप्स होते हैं ना, तो हलवा स्टेप्स होते हैं भाई। इन स्टेप्स के अंदर किसी बच्चे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो बच्चों वाले स्टेप्स हैं कि यार सिंपल तरीके से अभी मुझे चूंकि इंटीग्रेशन अप्लाई करवानी है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे एलसीएम को ब्रेक करवा देता हूँ। तो भाई ये बन गया x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और यहाँ पे ये आ जाएगा नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाई 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डीएक्स का डीएक्स। तो भाई हम लोगों ने क्या काम करा, ये जो एलसीएम था ना बेटा, ये जो एलसीएम था, हमने इसको ब्रेक करवा दिया। तो भाई जब कभी एलसीएम ब्रेक होता है, तो नीचे वाली टर्म, दोनों टर्म क्या लिखी जाती है भाई, आप इसको 1/7 ऐसे करके लिखो, या इसको आप ऐसे करके लिख दो। हो सकता है कोई बच्चा परेशान हो जाए, सर ये आपने कैसे लिख दिया? तो भाई वो अगेन आपके पास जो 1/7 आ रहा है वो नीचे जाके लिखा जाएगा, क्योंकि मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग। तो भाई सेम चीज ही बनना था। खैर, देखो भाई यहाँ पे क्या बन गया, ये मेरे पास आ जाएगा सिंपल तरीके से 7/10 का 7/10 इंटू ln का ln x माइनस का 3। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या करना है, आपने सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई करवा दोगे। तो भाई इंटीग्रेशन एक दफा मेरे पास अप्लाई हो जाएगी सिंपल किसके ऊपर, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इंटू डीएक्स के ऊपर। फिर मेरे पास ये इंटीग्रेशन साहब जो है, ये अप्लाई हो जाएंगे किसके ऊपर, ये 1 डिवाइडेड बाय 7 कॉन्स्टेंट है, पहले लिख देता हूँ, सिंपल तरीके से अप्लाई हो जाएंगे 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डीएक्स का डीएक्स। अब फाइनली आप यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाओगे। देखो इंटीग्रेशन इस वाली टर्म के ऊपर कैसे अप्लाई होगी, मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता हूँ भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ऊपर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए 2x। ऊपर 2x एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ऊपर सिर्फ x आ रहा है, यानी कि मुझे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के 2 लाना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ऊपर डेरिवेटिव तो 2x होना चाहिए, ऊपर x मौजूद नहीं है, इसका मतलब एलन शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे याद करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के फॉर्मूलाज होते थे। टेंजन इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या होता है टेंजन इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला, कि भाई टेंजन इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला आपसे क्या कहता था, ये फॉर्मूला होता है कि भैया 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता था इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर। ये फॉर्मूला हमसे कहता है कि भैया सिंपल तरीके से अगर एक्स का ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाय ए इंटू टेंजन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस का सी। सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली हम इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करवाएंगे बेटा। इसी फॉर्मूले को हम लोगों ने क्या करवाना है, सिंपल तरीके से इसी फॉर्मूले को हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करवाना है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट यार। तो भाई क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल 7 डिवाइडेड बाय 10 का 7 डिवाइडेड बाय 10 ln का ln इंटू एक्स माइनस का 3 माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 10 भाई एडिट का एडिट। सबसे पहले यहाँ पे आप सिंपल तरीके से क्या करवा लो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो भाई ये क्या बन गया, ये बन गया 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू dx माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 7 यहाँ पे एडिट का एडिट। तो देखो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय ए। तो भाई मेरा ए किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन का कंप्लीटिंग द स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू टेंजन इनवर्स का टेंजन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a, x बराबर है किसके, x का x एडिट आ जाएगा, डिवीजन के अंदर 1 का 1। तो ये आपका यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है। अब आपने लास्ट स्टेप में सिंप्लीफाई फर्दर कर दीजिए, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 10 का 7 डिवाइडेड बाय 10
इंटू एल एन एक्स माइनस थ्री का एक्स माइनस थ्री माइनस का 7/10 का 7/10। तो अब देखो मेरा बेटा इस 1/2 का 1/2 और यहाँ पे मेरे पास नीचे वाली टर्म का ऊपर चूंकि डेरिवेटिव आ चुका है तो सिंपल तरीके से एल एन लिखेंगे और नीचे वाली टर्म एल एन का क्या बन जाएगी, फंक्शन बन जाएगी। फिर आगे क्या होगा, आगे नेगेटिव का 1/7 का नेगेटिव का 1/7 इंटू टेंजन इनवर्स एक्स का टेंजन इनवर्स एक्स एज इट इज प्लस का सी। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा किताब के अंदर यहाँ पे भी 2/7 आ रहा होगा, भाई उसकी जरूरत नहीं है, कोई मसले की बात नहीं, वो एक ही चीज है आपके पास। आप 2/7 ना भी लो तो कोई मसले की बात नहीं। असल में किताब वालों ने माशाल्लाह से ऊपर डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया था, बट ऊपर करवाने की नीड नहीं है, सही है ना। आप सिंपल तरीके से करो, आपका आंसर भी सही आया है। तो आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप में इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा दो। कि देखो लेट सपोज अगर आप चाहो तो यहाँ से ये भी 7/10 जो आ रहा है कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी इस कंप्लीट टर्म के साथ भी देखो 7/10 आ रहा है, इस टर्म के साथ भी 7/10 आ रहा है। तो मैं एक ही दफा इसको कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एल एन इंटू एक्स माइनस का थ्री। आगे क्या हो जाएगा नेगेटिव का, अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो नेगेटिव अंदर वाली टर्म से आके मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव का 1/2 इंटू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस का 1। आगे माइनस माइनस प्लस का 1/7 इंटू टेंजन इनवर्स एक्स प्लस के सी के साथ। ये आपका फाइनल 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 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। तो बेटा देखो यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है वो एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। किताब के अंदर जो आंसर गिवन है ना वो थोड़ा सा गलत है, उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूँ। गलत तो खैर वो भी नहीं होगा, उसके अंदर भी उन्होंने एक काम करा हुआ है, इस वजह से उनका आंसर वो आ रहा है। उन्होंने बेसिकली क्या काम करा हुआ है कि उन्होंने 2 से जो मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया था ना वो कंप्लीट टर्म यहाँ से उन्होंने बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के दोनों टर्म्स के ऊपर 2 को लेके चले गए थे। उसके बाद फिर वो उसको वहां पे उन्होंने 20 पे कन्वर्ट करा और फिर 7/20 को उन्होंने कॉमन लिया। तो वो सारा फजूल काम करने की जरूरत नहीं है, वो लंबा स्टेप है, उसको आपको करने की नीड नहीं है। क्योंकि आप अगर सिंपल तरीके से लेके चलोगे आपका सिंपल वे में यहाँ पे पर्टिकुलरली आपका आंसर फॉर्म हो रहा है एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। तो आपको उसके हवाले से परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सही है ना। अच्छा भाई, इससे मिलता जुलता जो क्वेश्चन है ना वो है क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 पूरा समझ में आता है तो भाई क्वेश्चन नंबर 14 सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम तरीकेकार के ऊपर सॉल्व होगा, सेम स्ट्रेटेजी के ऊपर हम लोग सिंप्लीफाई भी कर रहे होंगे। देखो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर मुझसे क्या कहता है, एग्जामिनर मुझसे कहता है इंटीग्रेशन 7x माइनस का 4 डिवाइडेड बाय x माइनस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2। एग्जामिनर कहता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, कि यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले नंबर के ऊपर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 7x माइनस का 4, नीचे डिवीजन के अंदर क्या है x माइनस का 3 आ रहा है पहले, और उसके बाद क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 2। देखो आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि दुनिया के अंदर कभी भी दो फंक्शंस अगर डिवाइड हो रहे हो, इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है तो पार्शियल फ्रैक्शन पे सिंप्लीफाई करेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन भी यहाँ पे कैसे आ रही है, क्वेश्चन को देखते साथ ही पहचान जाओगे कि भाई मेरे पास इररिड्यूसिबल फैक्टर है। इररिड्यूसिबल फैक्टर के मायने क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इररिड्यूसिबल फैक्टर का मतलब क्या होता है कि देखो एक ऐसा फैक्टर जिसको जब मैं जीरो पे इक्वेट करवाऊंगा तो मेरे पास एक्स की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू नहीं आ सकती है। तो भैया ऐसे फंक्शन की, ऐसे क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शन कैसे ली जाती है, सेम कॉन्सेप्ट है कि भाई अभी सर हाशिम ने पढ़ाया कि सबसे पहला काम क्या करोगे, एज। तो बेटा देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एज इट इज क्वेश्चन को सबसे पहले नंबर के ऊपर कॉपी डाउन कर लेंगे। तो क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन कर लिया, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन पे ब्रेक करना है। देखो जितने भी आपके पास लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं ना उतने हम लोगों ने ऊपर अननोन लेने होते हैं। तो पहला अननोन क्या आ गया, ए आ गया, तो ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का 3। अब देखो दूसरा जो मेरे पास फैक्टर आ रहा है ना वो कैसा फैक्टर है, वो एक क्वाड्रेटिक और इररिड्यूसिबल फैक्टर है। क्वाड्रेटिक और इररिड्यूसिबल फैक्टर को सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, कि हमेशा दो अननोन लिए जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे दो अननोन आ जाएंगे, एक आ जाएगा बी एक्स प्लस का सी और नीचे डिवीजन के अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2। तो इसको आपने अपनी इक्वेशन नंबर अल्फा कह देना है और इसको फिर फर्दर जाके हम लोगों ने अब सिंप्लीफाई करवाना है, बेटा एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कैसे लिया जाता है, आई होप ये बात तमाम बच्चों को आती होगी कि भाई देखो यहाँ पे क्या मौजूद है, 7x माइनस 4 एज इट इज, नीचे डिवीजन में आ रहा है x माइनस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2। अब आपने यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो बेटा एलसीएम लेने का बेसिक तरीका नीचे वाली टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई करवाओगे। तो ये x माइनस का 3 जाके एक्स स्क्वायर प्लस 2 से क्या हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2 अपने क्रॉस में जाके ऊपर a से मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2 बन जाएगा। फिर ये x माइनस का 3 जाके अपने क्रॉस में टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है भाई, इसमें कोई मुश्किल बात थोड़ी है। अब हमने करना क्या है भाई, इसको सिंप्लीफाई फर्दर करवा देंगे तो भाई नीचे वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 7x माइनस का 4 इक्वल टू के बाद a का a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और आगे प्लस के साइन के बाद क्या है,
प्लस के साइन के बाद बी एक्स प्लस का सी इंटू एक्स माइनस का 3 एज इट इज का एज इट इज, सही है ना। तो इसको आपने अपनी इक्वेशन नंबर बीटा कह लेना है। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे बेटा, फाइनली अब फैक्टर्स को बारी बारी निकाल के यहाँ पे प्लॉट करेंगे, और जितने फैक्टर्स की वैल्यू आ जाएगी वेल एंड गुड है। जिसकी वैल्यू नहीं आएगी उसको फिर हम लोगों ने क्या करना होगा, उसको हम लोग जाहिर सी बात है इक्वेशन को सिंप्लीफाई करवाने पे सॉल्व करवा रहे होंगे उस फैक्टर की वैल्यू को। देखो दो ही फैक्टर गिवन है, एक एक्स माइनस का 3 फैक्टर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 को तो आप सॉल्व नहीं करवा सकते क्योंकि इररिड्यूसिबल फैक्टर है। इररिड्यूसिबल फैक्टर का मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू कभी निकाल नहीं सकते यहाँ से आप। तो एक ही फैक्टर मेरे पास बचता है, और वो फैक्टर कौन सा है, एक्स माइनस का 3। तो इस एक्स माइनस के 3 को अगर मैं जीरो पे रखवाऊंगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव के 3 के बराबर आएगी। तो इस x की वैल्यू पॉजिटिव 3 को उठा के अब मैं इक्वेशन नंबर बीटा में प्लॉट करवा देता हूं, तो क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुटिंग, मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या लिखूंगा, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर बीटा, यानी कि x की वैल्यू 3 को इक्वेशन नंबर बीटा में प्लॉट करवा दूंगा, तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 3 माइनस का 4 इक्वल टू के बाद a का a, सही है ना। तो आगे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस का 2, आगे क्या हो जाएगा प्लस का b एज इट इज इंटू एक्स की जगह पे 3 प्लस का c, और फर्दर आगे क्या हो जाएगा बेटा 3 माइनस का 3 एज इट इज, सही है ना। तीन में से तीन निकालोगे तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा आपके पास, फाइनली ये बचेगा, अल्लाह भला करे। अच्छा भाई अब देखो ये बेटा 3 माइनस का 3, जाहिर सी बात है यहाँ से हमारे पास ये वाला अननोन तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि ये वाले तो 3 माइनस 3 जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 7 2 14 7 3 21 21 माइनस का 4। तो 21 में से 4 निकालोगे तो बेटा जाहिर सी बात है क्या बचेगा, ये बचेगा 17। यहाँ पे आ गया सिंपल 17, और 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस का 2 क्या होता है 10 के बराबर होता है, तो a इंटू 10 हो गया। तो बेटा देखो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे सिंपल डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी 17 डिवाइडेड बाई 10 के बराबर, यानी कि a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 17 डिवाइडेड बाई 10 के बराबर। तो आपने करना क्या है, इक्वेशन नंबर बीटा के अंदर इन तमाम की तमाम वैल्यूज को सिंप्लीफाई करवा के डालना होगा। अब देखो क्या काम करेंगे, बड़े मजे का एक काम है कि भाई अब आपने चूंकि आपके पास एक ही फैक्टर गिवन था, उस फैक्टर को आपने डाल के अपने पास उस एक अननोन की वैल्यू निकाल ली। मगर क्वेश्चन में तो मेरे पास टोटल 3 अननोन्स आ रहे हैं, तो हम बाकी के अननोन की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, इक्वेशन नंबर बीटा को सिंप्लीफाई करके, जिस तरह हम नॉर्मल पिछले क्वेश्चन में करते थे सेम काम ही करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन बीटा, फ्रॉम इक्वेशन बीटा, यानी कि सिंपल फ्रॉम इक्वेशन नंबर बीटा। अब इक्वेशन बीटा को मैं सिंप्लीफाई करूंगा, कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, देखो ये 7x माइनस का 4 एडिटिस का एडिटिस, यहाँ पे देखो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये a जाके एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ए एक्स स्क्वायर बन गया, फिर आगे प्लस का 2 है, फिर आगे देखो ये दो ब्रैकेट्स आ रहे हैं, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो बी एक्स जाके जब बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, आगे माइनस का 3bx हो जाएगा, आगे प्लस का cx हो जाएगा, आगे माइनस का 3c एज इट इज। एक जैसी टर्म्स को आप एक साइड के ऊपर शिफ्ट करवा दो तो भाई क्या बन जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड को नहीं छेड़ना, वो एज इट इज रहेगी 7x माइनस का 4। तो एक जैसी टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट करवा दो तो बेटा किसका मतलब क्या है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म को मैंने एक साइड के ऊपर कर दिया, सही है। अब देखो आगे क्या आ रहा है, आगे हमारे पास आ रहा है एक्स वाली टर्म्स, तो एक्स वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक आ रही है माइनस का 3bx, और आगे आ रही है प्लस का cx, तो इसको भी एक साइड पे कर दिया। फिर जो रिमेनिंग अननोन्स हैं उनको, यानी कि रिमेनिंग कांस्टेंट्स हैं उनको एक साइड पे रख दो, बस सिंपल हो गया। अब हमने करना क्या होता है, कंपैरिजन करवाना होता है, तो देखो यहाँ पे 7x माइनस का 4 एडिटिस का एडिटिस, इन दो टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ रही है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा सिंपल a प्लस का b। इन दो टर्म्स के अंदर देखो क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास पॉजिटिव का x कॉमन लेंगे, देखो नेगेटिव का x कभी कॉमन मत लीजिएगा, आपके लिए मसला होगा, तो पॉजिटिव की चीजें हमें कॉमन लिया करो। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, नेगेटिव का 3v प्लस का c, सही है ना। इन दो टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है तो भाई ये तो खाली वैसे भी हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, तो एडिट इसका एडिट लिख देंगे। अब आपने करना क्या होता है भाई, सिंपल तरीके से हम लोग बेसिकली इक्वेशन के इक्वल टू के दोनों जानिब जो हमारे बेसिक कोफिशिएंट्स होते हैं उनको आपस में इक्वेट करवाते हैं। कि देखो फॉर एग्जांपल ये वाली जो टर्म है ये अपने सामने जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी ना, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा ऑल दो, मगर जो भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी उससे इसके कोफिशिएंट आपस में कंपेयर होंगे। अब देखो इस तरफ चूंकि एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब 0x स्क्वायर है, तो मेरे पास डायरेक्टली a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी, ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई, सही है ना। हमेशा इसी तरीके से हम लोग काम चल रहे होते हैं। इसी तरीके से देखो मेरे पास दूसरी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, इसी तरीके से अगर आप और से देखो ना बेटा बेटा, तो हमारे पास यहाँ पे जो x वाली कोफिशिएंट है, x वाली टर्म है, ये अपने सामने x वाली टर्म से कंपेयर करवाई जाएगी, तो ये नेगेटिव का जो 3b है
प्लस का सी, ये अपने सामने जो 7 आ रहा है इससे कंपेयर हो जाएगा। सिमिलरली देखो हमारे पास आगे क्या है, हमारे पास आगे आ रहा है 2a माइनस का 3c, तो ये अपने सामने जो कांस्टेंट आ रहा है उससे कंपेयर कर दिया जाएगा। तो बेटा देखो मेरे पास सिंपल a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी से यहाँ से मैं सिंपल a की वैल्यू हमने निकाली हुई है तो b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये तीनों इक्वेशन जो है ना बड़े काम की इक्वेशन है, इनसे हम अपने तमाम अननोन की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर मैं देखूं ना, तो लेट सपोज पुटिंग पुटिंग हमारे पास a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपको 10 लिखवा दिया बेटा, 10 नहीं था, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस का 2 ऑब्वियसली 11 बनेगा, तो ये 10 नहीं है, मैंने गलती से वो बोल दिया होगा, वो होगा वो 11 है, सही है ना, नॉर्मल सी बात है। तो भाई देखो a की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 17/11 के, तो इसको उठा के मैंने क्या करना है, सिंपल तरीके से अपनी इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट करवा देना है। अब देखो a की वैल्यू क्या है, a बराबर है मेरे पास किसके, 17/11 प्लस के b इक्वल टू 0 के। तो ऑब्वियसली सी बात है बेटा मेरे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव के 17/11 के बराबर। b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, सिंपल तरीके से नेगेटिव के 17/11 के बराबर, नॉर्मल थिंग इज दैट। इसी तरीके से अब मैं c की वैल्यू को निकाल लूंगा। अब c निकालने के लिए अगेन मैं इक्वेशन नंबर 3 को यूटिलाइज कर लो। ये आसान इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन नंबर 2 मुझे ज्यादा आसान लग रही है वैसे। तो भाई इक्वेशन नंबर 2 को यूटिलाइज कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे पुटिंग 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 b इज इक्वल टू, नेगेटिव का 17/11 इन इक्वेशन नंबर 2। तो भाई देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 3b, b क्या है, b ऑलरेडी मेरे पास है, b की वैल्यू है नेगेटिव का 17/11। आगे क्या है, प्लस का c, c इज इक्वल टू 7। तो बेटा क्या बन जाएगा, देखो माइनस माइनस ये हो जाएगा पॉजिटिव, और इस पूरी की पूरी टर्म को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। तो क्या बन जाएगी मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस का 3 into 17 डिवाइडेड बाय 11। तो अब आप इसको बैठ के सिंप्लीफाई करवा लो, डायरेक्टली कैलकुलेटर में करवाना चाहो कैलकुलेटर में करवा लो। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा भैया 11 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 370 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना सी का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आएगा 26/11, 26/11। क्या आ जाएगा, 26/11 के बराबर। अब देखो आपने फाइनली ए भी निकाल लिया, बी भी निकाल लिया, सी भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करना हलवे का काम है, क्या करोगे, सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर अल्फा में जाके अपनी तमाम वैल्यूज को प्लॉट करवा दोगे, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है, अरे भाई बच्चे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं हमारे मुल्क के। तो भाई सिंपल तरीके से मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स, देखो असल काम क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन के अंदर, असल काम ही ये होता है कि भैया आपको अननोन की वैल्यूज को फाइंड करना है। जब अननोन्स आपने एक दफा फाइंड आउट कर लिए ना, तब तो क्वेश्चन हलवा बन गया, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है भाई। सिंपल तरीके से मैं क्या करूंगा, वैल्यूज को यहाँ पे प्लेस करवाऊंगा और इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा देंगे। तो देखो ए की वैल्यू क्या आई थी, ए की वैल्यू हमारे पास है 17/11, नीचे डिवीजन में क्या है x माइनस का 3, प्लस का साइन एज इट इज। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू मेरे पास आ रही है यहाँ पे नेगेटिव का 17/11 इंटू एक्स का एक्स, और सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 26/11 के। नीचे डिवीजन में क्या है, डिवीजन के अंदर आ रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू डी एक्स का डी एक्स। सबसे पहले तो इसको बेटा सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में लिख दीजिए आप। सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि देखो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 17/11 इंटू एक्स माइनस का 3 एज इट इज का एज इट इज। आगे देखो आगे क्या है, प्लस का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे मेरे पास सिंपल तरीके से इसको भी अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं, तो देखो दोनों टर्म्स के नीचे एलसीएम सेम आ रहा है, तो एक ही बार लिख दीजिए। नेगेटिव का 17x प्लस का 26, और नीचे डिवीजन के अंदर क्या हो जाएगा 11 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू डी एक्स का डीएक्स, है ना। तो हमने इसको एक दफा तरीके से लिख दिया। अब आपने क्या करना है भैया, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर शिफ्ट करवा दीजिए। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन आ रहा है, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है यार, मतलब कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो 17/11 का 17/11 एज इट इज का एज इट इज, और इंटीग्रेशन यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगी 1/x-3 इंटू डी एक्स के ऊपर, फिर प्लस का साइन एज इट इज। अब देखो इंटीग्रेशन जब यहाँ पे अप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, अब ऊपर वाली टर्म में से 17 को कॉमन ले लीजिए। तो भैया 17 के टेबल में 26 क्या आता है, खुद सोचिए, क्या 17 के टेबल में 26 आता है, नहीं आता, 26 आता है आपके पास। तो इसका मतलब क्या है, 26 तो नहीं आता इसका मतलब। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे भी मुझे कॉमन तो लेना पड़ेगा। अब कॉमन कैसे लें, क्या तरीकेकार इस्तेमाल करें, अक्सर बच्चे फंस जाएंगे। तो भाई बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट लेंगे, मैं पूरी टर्म में से 17/11 ही कॉमन लूंगा। मैं यहाँ से क्या लेता हूँ, देखो मैं 17/11 को कॉमन ले लूंगा। अब देखो बेटा मैंने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, हम लोगों ने इस पूरी टर्म में से 17/11 को कॉमन ले लिया। तो देखो ऊपर से क्या बचेगा, ऊपर मेरे पास बचा नेगेटिव का x। अब देखो 26 के टेबल में 17 नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है, 17 इसकी डिवीजन के अंदर चला जाएगा, और नीचे से भी 11 कॉमन चला गया, और नीचे क्या बच गया, सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू डी एक्स का डीएक्स। अब मैं फाइनली यहाँ पे क्या करूंगा, एलसीएम को ब्रेक डाउन करवाऊंगा, और सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा।
तो बेटा देखो क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास 17 डिवाइडेड बाई 11 इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू डी एक्स का dx। देखो ये तो बच्चों वाले स्टेप्स हैं, बिल्कुल नर्सरी वाले स्टेप्स हैं। प्लस का 17 बाई 11 का 17 बाई 11। अब देखो मैं यहाँ पे सिंपल एलसीएम पहले ब्रेक करवा देता हूँ। तो एलसीएम ब्रेक करवाना जानते हो ना क्या कहते हैं भाई? एलसीएम ब्रेक करवाने का मतलब ये है कि भाई ये एलसीएम जब ब्रेक करवाऊंगा तो ये वाली टर्म जो है, नीचे वाली जो टर्म है दोनों के साथ लिखी जाएगी। तो ये बन जाएगा नेगेटिव का x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 2, और एक दफा ये बन जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 17 और होल डिवीजन में एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू डीएक्स का डीएक्स। देखो यहाँ पे क्या काम करा, ये जो मैंने एलसीएम जब ब्रेक करवाते हैं तो एलसीएम ब्रेक करवाने का फायदा क्या होता है कि भाई एलसीएम नीचे वाली दोनों टर्म्स के साथ लिखा जाता है, सही है ना बेटा? अब फाइनली आप एलसीएम को अप्लाई, अब फाइनली मैं उसको अप्लाई करवा दूंगा इंटीग्रेशन को। अच्छा एक और चीज आप देख सकते हो कि भाई ये कंप्लीट एक ही टर्म है और ये कंप्लीट एक ही टर्म है, दोनों टर्म्स के अंदर 17/11 आ रहा है। तो अब मैं इसको एक ही दफा जो है ना फसाद की जड़ को कॉमन ले लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है 1/(x-3) के ऊपर, डायरेक्टली अप्लाई कर दो बेशक। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ln x माइनस का 3, सही है ना? आगे क्या आ रहा है, प्लस का साइन एडिटिस का एडिटिस, और आगे मेरे पास आ रहा है ब्रैकेट के अंदर ये इंटीग्रेशन, यहाँ पे इस टर्म के ऊपर अलग अप्लाई होगी, नेगेटिव का x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू डी एक्स। और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया 26 डिवाइडेड बाय 17, और आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू डी एक्स का dx, है ना बेटा? तो हम लोगों ने क्या करना है, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई होगी, यहाँ पे तो इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से अप्लाई हो सकती है क्योंकि ऊपर नीचे वाले टर्म के ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो सकते हैं। नीचे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2, नीचे वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो ऊपर अभी 2 नहीं है तो 2 तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाओगे। अगर यहाँ पे क्या होगा, अगेन देखो भाई यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू डी एक्स किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय ए इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस के सी के। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ए पे स्क्वायर ही नहीं है। अरे मेरा बेटा स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर ले आएंगे, कैसे, रूट कंसीडर करते हुए स्क्वायर ले आओगे ना, मतलब वो तो बच्चों का काम है कि रूट कंसीडर करते हुए स्क्वायर कंसीडर कर लीजिए, सिंपल तरीके से फिर फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, यानी कि देखो ये बन गया मेरे पास 17/11 का 17/11, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, ln x माइनस का 3 एरिडिस का एरिडिस। आगे क्या हो जाएगा, आगे देखो प्लस का साइन। अब देखो जब मैं ब्रैकेट को ओपन करवाऊंगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया ये पहले नंबर के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे देखो मुझे चूंकि 2 चाहिए तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के लेकर आ जाता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के मैं लेकर आ जाता हूँ ताकि मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकूँ, सही है ना? और आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है प्लस का 26 डिवाइडेड बाय 17, 26 डिवाइडेड बाय 17, और मुझे साफ तौर पे दिख रहा है भाई यहाँ पे चूंकि मुझे फॉर्मूला अप्लाई करवाना होगा तो मैं सिंपल तरीके से क्या करता हूँ, देखो मुझे 2 के ऊपर क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। अब 2 के ऊपर स्क्वायर ऐसे मजे तो नहीं ला सकते ना, तो मैं रूट की फॉर्म में लेकर आ जाता हूँ। इससे फायदा क्या होगा कि भाई अब क्वेश्चन सिंप्लीफाई करवाना बच्चों का काम बन जाएगा और क्वेश्चन हमारा विद इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा देखो फाइनली ये क्या बन जाएगा, अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करवाओ तो ये आपके पास आ जाएगा फाइनली 17 डिवाइडेड बाय 11 एज इट इज का एज इट इज, ln का ln, आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है x माइनस का 3, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 एडिटिस का एडिटिस। अब देखो नीचे वाली टर्म का क्या ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ln का ln x स्क्वायर प्लस का 2, आगे क्या बन जाएगा, आगे हो जाएगा प्लस का 26 डिवाइडेड बाय 17 एज इट इज। और देखो इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट हमसे कहता है कि भाई यहाँ पे देखो मैं सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करूंगा, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का। तो भाई सिंपल तरीके से किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय ए, तो ए किसके बराबर है, अंडर रूट 2 के। आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारे पास इनटू टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए, टेंजेंट इनवर्स एक्स का एक्स एज इट इज, और ए की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 के बराबर। तो ये फाइनली आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। चाहो तो अपने क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चाहो तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, अदरवाइज यहीं पे भी छोड़ सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो देखो यहाँ पे दो काम कर सकते हो, एक तो भाई आपके पास सिंपल तरीके से देखो दो लॉगरिथम यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, डिवीजन में कन्वर्ट कर दोगे। दूसरे नंबर के ऊपर देखो डिवीजन में रूट 2 आ रहा है, याद रखिएगा मैं इस रूट 2 की बात नहीं कर रहा क्योंकि ये तो जो x डिवाइडेड बाय रूट 2 है ना, टेंजेंट इनवर्स का एंगल है। मगर ये जो 1/√2 है ना, ये खाली कांस्टेंट नहीं, सिंपल नंबर आ रहा है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी डिवीजन में अगर रूट आ रहा हो तो एक्सेप्टेबल नहीं होता, मैथ्स में एक्सेप्टेबल होता ही नहीं है वो। मैथ्स उससे कहता है कि भैया इसको सिंप्लीफाई करो, यानी कि इसको आप रेशनलाइज करवाओ, रूट खत्म करवाओ। तो आप दो तरीकों से इस क्वेश्चन को भी फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या बन जाएगा भाई, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 11
एक तो मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करता हूँ, मेरा बेटा ln को एक ही बार लिखूंगा, और मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x माइनस का 3, और नीचे डिवीजन में आ जाएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 2। सर ये अंडर रूट कैसे आया, कि देखो ये पावर हाफ जो आ रहा है ना, ये इसकी पावर बन जाएगा जाके, तो और हाफ पावर कैसी पावर होती है, अंडर रूट के बराबर होती है। दूसरे नंबर पे देखो ये प्लस का 26/17 है, तो अगर मुझे इस नीचे डिवीजन वाले रूट 2 को खत्म करना है तो मैं क्या करूंगा, रूट 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो रूट टू क्या हो जाएगा, सिंपल 2 हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, तो 13 रूट 2 आ जाएगा। तो सिंपल तरीके से टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय रूट 2 का रूट 2 प्लस का सी। तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर फाइनल 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 मेरा आंसर क्या बन रहा होगा, ये होगा 17/11 ln का ln इंटू एक्स माइनस का 3, नीचे डिवीजन के अंदर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 2। देखो ये काम क्या करा, आपके पास कभी भी ये अंडर रूट आ रहा हो ना, कभी भी डिवीजन के अंदर रूट आ रहा हो, तो मैथ्स के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होता, मैथ्स कहता है रैशनलाइज करवाओ उसको। रैशनलाइज करवाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड रूट वाली टर्म से ही। तो भाई रूट रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊंगा, तो देखो रूट 2 जब रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और 26 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होगा, 13 के। ऊपर क्या है, ऊपर रूट 2 का रूट 2 एज इट इज, नीचे 17 का 17 इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। इस रूट 2 को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा देखो ये आपका एंगल आ रहा है, और एंगल के साथ कभी छेड़खानी नहीं की जाती है, सही है ना बेटा। तो ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, ये आपके क्वेश्चन का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। देखो दिखने में मुश्किल लग रहा है, बट बिलीव में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको सकता है दिखने में लेंदी लगे, मगर याद रखिएगा भाई, ये इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर के अंदर। तो अभी तक हमने इन टोटल 3 तरह की पार्शियल फ्रैक्शन समझ ली है। पहले नंबर के ऊपर, यानी कि जहां पे सिंपल लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जहां लीनियर डिफरेंट और रिपीटेड फैक्टर्स होते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर हमने पार्शियल फ्रैक्शन समझ ली है इररिड्यूसिबल फैक्टर की, क्वाड्रेटिक और इररिड्यूसिबल फैक्टर्स होंगे इनटू डीएक्स। अब देखो किताब में कभी लिखा हुआ नहीं आएगा, पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। आपको खुद से ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसको किस मेथड के ऊपर सॉल्व करेंगे, किस पैटर्न के ऊपर सिंप्लीफाई करना है, और क्या हमारा मेथड होना चाहिए। देखो सबसे पहला काम तो आप क्या करोगे बेटा, क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर दीजिए। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर देंगे। तो क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या कर दिया भैया, एक दफा तरीके से लिख दिया, कॉपी डाउन कर दिया। अब देखो सेकंड स्टेप के अंदर हमें नहीं पता भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। याद रखिएगा पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को पहचानने का तरीकेकार ही क्या होता है, कि भाई आपके पास दो फंक्शंस डिवीजन में है। अब देखो ऊपर भी एक फंक्शन आ रहा है, नीचे भी एक फंक्शन आ रहा है डिवीजन के अंदर। अब इंटीग्रेशन में कोई डिवीजन फॉर्मूला तो होता नहीं है, और ना यहाँ पे मैं पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, ना एलन शॉर्टकट अप्लाई कर सकता हूँ, ना कोई और मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ, कि भाई यहाँ पे हर मेरा कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा, यहाँ पे हर हमारा तरीकेकार फेल हो जाएगा। यानी कि हमें बादल नख्वास्ता जाना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन के पास ही। अब पार्शियल फ्रैक्शन कौन सा यूज करें, जहन में आता है सर अभी तक आप दो तरह के पार्शियल फ्रैक्शंस को पढ़ा चुके हैं। पहले नंबर के ऊपर कि अगर डिवीजन में लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हो, तो हम ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन को भी पढ़ चुके हैं। और अगर डिवीजन में लीनियर डिफरेंट और रिपीटेड फैक्टर्स हो, हम ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन को भी पढ़ चुके हैं। और साथ साथ हमने एक ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन भी पढ़ा था कि जहां लीनियर डिफरेंट और पावर स्क्वायर तक के फैक्टर्स होते हैं, हमने उसको भी डिस्कस किया हुआ है। कोई मसले की बात नहीं। तो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या पैटर्न होगा सॉल्व करने का। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व बड़े मजे से हम लोग करेंगे, कि भैया सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोगों को साफ तौर पे दिख रहा है कि लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स तो आ रहे हैं, मगर चूंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं ना, और मुझे मालूम है टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है। बेटा देखो हमें इस बारे में आइडिया मालूम है कि टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर के बराबर। तो भाई मैं डायरेक्टली अगर इसको कन्वर्ट करवा के लिख दूं, मैं लिखूं यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट x, और फिर यहाँ पे डेरिवेटिव को अप्लाई कर दूं ताकि चेंज हो जाए ना, कन्वर्ट हो जाए, तो आसान बन जाएगा क्वेश्चन। तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। तो यानी कि मेरे पास सिंपल तरीके से डी वाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के बराबर। तो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या बन जाएगा, जरा गौर से देखिएगा। यानी कि हमारा ओरिजिनली क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूं, देखो यानी कि सेक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा सिंपल डी वाई का डी वाई, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स इंटू 2 प्लस टेंजेंट एक्स।
एक्स, तो भैया वन का वन एज इट इज प्लस का साइन, टेंजन एक्स को हमने क्या कहा है, वाई के बराबर का है, तो टेंजन एक्स जहां जहां आ रहा है वहां पे वाई आ जाएगा, तो आगे क्या बन जाएगा, टू प्लस का टेंजन एक्स यानी कि टू प्लस का वाई। तो ये मेरे पास मेरा जो फॉर्मूला था, मेरा जो ओरिजिनली क्वेश्चन था, वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने उसे सपोजिशन के ऊपर थोड़ा सिंप्लीफाई करवा लिया, आसान करवा लिया। देखो क्वेश्चन में कोई मुश्किल काम नहीं करा, आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में डेटा गिवन था, आपने सपोजिशन के ऊपर इसको बेटा क्या करवा लिया, सपोजिशन के ऊपर आपने इसको सिंप्लीफाई करवा लिया। इससे फायदा क्या हुआ कि देखो आपके पास जो ऊपर ये सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स आ रहा था, उसकी जगह पे डी वाई आ गया, और नीचे जहां जहां टेंजन एक्स आ रहा था वहां पे उसकी जगह पे क्या आ गया भैया, उसकी जगह पे वाई आ गया। फर्दर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फर्दर सॉल्व करने इसको बहुत ही आसान है। अब सिंपल वे में आपने पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक डाउन करवाना है, जिस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड को अप्लाई करवाते हैं ना, वैसे पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। कि भाई सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन के बगैर एक दफा तमाम वैल्यूज को मैं लिख देता हूं, तो वन डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, वन डिवाइडेड बाय वन प्लस का वाई इंटू टू प्लस का वाई। और आगे हमारे पास इसको ब्रेक डाउन करवाना है, तो कैसे ब्रेक करवाएंगे, देखो लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हैं, तो भी जितने भी लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर उतने अननोन सपोज कर लेंगे, तो एक दफा ये बन जाएगा ए डिवाइडेड बाय वन प्लस का वाई, और दूसरी दफा बन जाएगा प्लस का बी डिवाइडेड बाय टू प्लस का वाई। सही है ना भैया, तो आपने कर दिया, सिंपल एलसीएम ले लो भाई, ये क्वेश्चन तो अब आपके लिए हलवा बन जाने चाहिए भाई, तो ये वाले तो अब आपके लिए केस नंबर वन के जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह हलवा बन जाएंगे। सही है ना, तो अब यहाँ पे सिंपल आप इनका अगर एलसीएम लोगे तो बेटा एलसीएम लेने पे क्या बन जाएगा, नीचे वाली टर्म्स को आप सिंपल नीचे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, वन प्लस वाई जाके टू प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का ए इंटू टू प्लस वाई का टू प्लस वाई, प्लस का बी एडिटिस का एडिटिस इंटू वन प्लस वाई का वन प्लस वाई। तो भैया इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो फाइनली आपके पास इक्वेशन बीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये आपका इक्वेशन अल्फा बन गया ना, तो आपके पास इक्वेशन बीटा की वैल्यू क्या आ गई, वन इज इक्वल टू ए का ए इंटू टू प्लस का वाई प्लस का बी एज इट इज इंटू वन प्लस का वाई। अब करना क्या है भाई, बारी बारी अपने फैक्टर्स को जीरो के बराबर सपोज करवाओगे, और फिर उसको उठा के इस इक्वेशन नंबर बीटा में प्लॉट करवाते रहोगे। तो भैया मैं यहीं पे शो करवा देता हूँ, सही है ना। तो सबसे पहला फैक्टर क्या आ रहा है भाई, सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास जो फैक्टर आ रहा है वो क्या है, कि देयरफॉर टू प्लस का वाई, लेट टू प्लस का वाई इक्वल टू जीरो, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का टू आ जाएगी, एक फैक्टर से वैल्यू ये मिल गई। दूसरे नंबर पे देखो फैक्टर क्या है, वन प्लस का वाई है, तो मैं कहता हूँ लेट वन प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, नेगेटिव का वन मिल जाएगी, दूसरा फैक्टर ये आ गया। तो अब क्या करना क्या है भाई, सिंपल तरीके से वैल्यूज को प्लॉट करवा देना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम सिंपल वे में लिखेंगे putting y is equal to -2, putting y is equal to -2 in equation बीटा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 is equal to a का a, ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस का y की वैल्यू नेगेटिव का 2 डालेंगे तो जाहिर सी बात है प्लस माइनस का -2, प्लस का b एज इट इज, आगे क्या आ रहा है 1 प्लस का y में नेगेटिव का 2, तो 2 माइनस का 2 जीरो हो गया, एक में से दो निकालोगे नेगेटिव का 1 बचेगा, तो b की वैल्यू वहां पे जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव का 1, तो आपके पास b की वैल्यू तो क्या आ जाएगी बेटा, नेगेटिव 1 आ जाएगी। सही है ना, अब की बारी में y की वैल्यू नेगेटिव 1 भी डाल लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा पुटिंग y is equal to -1 इन इक्वेशन बीटा, यानी कि अब की बारी में इक्वेशन बीटा में y की वैल्यू -1 को प्लॉट कर दिया जाएगा, तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 का 1 इक्वल टू के बाद a का a, 2 का 2, प्लस माइनस का -1, प्लस का b एज इट इज का एज इट इज, आगे 1 प्लस का y, तो y की जगह पे नेगेटिव का 1, तो 1 माइनस 1 जीरो, तो आपके पास a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, दो में से एक निकालोगे एक के बराबर, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, हमारे पास सिंपल तरीके से 1 के बराबर। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो गया बेटा, सॉल्व हो गया, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब फाइनली पार्शियल फ्रैक्शंस को अप्लाई कर दिया जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करवाएंगे, क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स, नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स, डायरेक्टली ये लिख दीजिए, पुटिंग putting a is equal to putting a is equal to 1 and b is equal to -1 किसके अंदर, इन इक्वेशन नंबर अल्फा, इन इक्वेशन नंबर अल्फा। तो बेटा इक्वेशन अल्फा में वैल्यूज को प्लॉट करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली हमारे पास सिंपल तरीके से i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a के अंदर a की वैल्यू को, a की वैल्यू क्या है 1 के बराबर, डिवीजन के अंदर क्या है 1 प्लस का y,
प्लस का साइन बी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव का 1, डिवीजन के अंदर क्या है 2 प्लस का वाई इंटू डी वाई का डी वाई। भाई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, ये बात तो सबको मालूम है कि भाई देखो ये जो आप पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करवाते हो बेसिकली अपने ओरिजिनल क्वेश्चन का ही ब्रेक करवाते हो। इसलिए डायरेक्टली आप लिखना चाहो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ स्टेप ज्यादा है, सही है ना, तो हमने डायरेक्टली अप्लाई करवा दिया। अब फाइनली इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर क्या करवा देंगे बेटा, शिफ्ट करवा देंगे, क्योंकि बीच में प्लस माइनस का साइन आ रहा है तो इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स के पास चली जाएगी। एक दफा इंटीग्रेशन चली जाएगी 1/1 के ऊपर, और एक दफा प्लस माइनस का माइनस इंटीग्रेशन चली जाएगी 1/2 प्लस के वाई के ऊपर मेरा बेटा। अब आपसे एग्जामिनर कहता है इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या बन जाएगी, तो बेटा देखो यहाँ पे सिंपल तरीके से एलन शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई होगा। एलन शॉर्टकट फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी नीचे वाली टर्म है, क्या नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है मेरा बेटा। 1 + y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 के बराबर होगा, ऊपर एग्जिस्ट करता है, सिंपल तरीके से एलन का एलन लिखूंगा, और जो भी नीचे वाला फंक्शन आ रहा है ऊपर एडिटिव लिख दिया जाएगा, माइनस का साइन अब की बारी में अगेन एलन का एलन, नीचे वाले फंक्शन को ऊपर जाके लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस का वाई एडिटिव का एडिटिव, सही है ना बेटा। और प्लस के सी के ऊपर आपका आंसर फॉर्म हो जाएगा, प्लस के सी के ऊपर क्या बन गया, आंसर आ गया। मगर इसको सिंप्लीफाई करवा सकते हो फर्दर, दुनिया के अंदर कभी भी दो पर्टिकुलर एलन के दरमियान में नेगेटिव का साइन आ रहा हो तो भाई एलन की या लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि एलन को एक बार लिखो और दोनों टर्म्स को आपस में डिवाइड करवा दो, क्या करवा दो बेटा, डिवाइड करवा दो। तो ये आपका क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से आंसर बन गया, मगर फाइनल आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो वाई तो सपोज करवा के आप खुद से लेकर आए थे, वाई तो हम लोग सपोज करवा के खुद से लेकर आए थे, तो क्या करवाएंगे, इसको सपोज बैक करवा देंगे, क्या करवा देंगे, सपोजिशन बैक करवा दोगे कि सिंस y इज इक्वल टू सिंस y किसके बराबर था, y बराबर था हमारे पास टेंजन x के, तो जहां जहां y आ रहा है वहां टेंजन x डाल दीजिए, क्या बन जाएगा आंसर फाइनली, i इज इक्वल टू ln का ln 1 प्लस का y किसके बराबर है टेंजन x के, डिवीजन के अंदर 2 प्लस का y क्या है मेरा बेटा टेंजन x के बराबर है, प्लस का c एडिटिस का एडिटिस, क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया, हमारा फाइनल आंसर ये आ रहा होगा। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा, मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल बात है यार, क्या प्रॉब्लम बात है, बच्चों वाली चीज है भाई, बच्चों वाली चीज है। बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे क्या कहता है, इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cot x इंटू 2 प्लस का cot x इंटू dx, सही है ना। अब हमें इस क्वेश्चन को बेटा सिंप्लीफाई करना है, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझसे कहता है कि भाई आपने इस क्वेश्चन को अगेन पार्शियल फ्रैक्शन पे सॉल्व करना है, अगेन सेम पैटर्न कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर देखो आपको cot गिवन है और क्या गिवन है, cos x स्क्वायर गिवन है। हमें ये बात मालूम है कि भाई कभी भी cot आ जाए या cosec आ जाए और मुझे पार्शियल फ्रैक्शन पे सॉल्व करना है, तो भाई cot का डेरिवेटिव क्या होता है, cosec स्क्वायर होता है, तो सेम तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर मैं क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा लिख देंगे, तो क्वेश्चन को अगर मैं एज इट इज एक दफा लिखूंगा तो बेटा देखो ये क्या बन गया, ये बन गया i इज इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स, और नीचे डिवीजन में क्या है, यहाँ पे आ रहा है cot x इंटू 2 प्लस का cot x, 2 प्लस का cot x, और बाहर dx का dx एडिटिस का एडिटिस। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन को इस टर्म पे अप्लाई करवाना है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन की टर्म आ रही है, मगर एक आसान कॉन्सेप्ट मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि यार देखो डिवीजन के अंदर मेरे पास लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स तो आ रहे हैं, मगर चूंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फैक्टर्स और एक फैक्टर दूसरे का डेरिवेटिव बन रहा है, तो मैं डायरेक्टली सपोजिशन करवा के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल लेट y इज इक्वल टू कॉट एक्स, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि भैया हमारी यहाँ पे सपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ लेट y इज इक्वल टू कॉट x, और फिर सिंपल तरीके से यहाँ पे डेरिवेटिव को अप्लाई करवा देते हैं, तो क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, कॉट x का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है नेगेटिव का कोसेक स्क्वायर, किसके बराबर होता है भैया, ये होता है नेगेटिव का कोसेक स्क्वायर x। अब देखो ये dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि dy की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी नेगेटिव का cosec स्क्वायर x इंटू dx। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि बेटा ये जो मेरी इक्वेशन है, किसको इक्वेशन अल्फा बोल दो, इक्वेशन ए कह दो, कुछ भी कह दो, भाई यहाँ पे मेरे पास सिर्फ cosec स्क्वायर x और dx है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। तो यानी कि अगर मैं नेगेटिव को रिमूव करूं तो क्या कह सकता हूँ कि भाई नेगेटिव का dy इज इक्वल टू यहाँ पे पॉजिटिव का cosec स्क्वायर x इंटू dx, यानी
यानी कि नेगेटिव साइन मैंने दूसरी तरफ भेज दिया। इससे फायदा क्या होगा, सिर्फ cos x स्क्वायर और dx को जब मैं रिमूव करूंगा नेगेटिव के dy पे रिमूव हो जाएगा। अब फाइनली मैं अपनी सपोजिशन वाली वैल्यूज को प्लेस बैक करवा देता हूं, यानी कि जो मैंने सपोजिशन करवाई है उसको यहाँ पे जरा लेकर आ जाता हूं। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आई का आई, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। अब देखो ये cos x स्क्वायर x और dx की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा नेगेटिव का dy, सही है ना। और नीचे डिवीजन में क्या है बेटा, नीचे डिवीजन के अंदर क्या आएगा, cot x इसके बराबर सपोज किया, y के बराबर किया। फिर आगे क्या है, 2 प्लस का cot x यानी कि 2 प्लस का y बन गया। अब आप बैठ के इसको सिंप्लीफाई करवा दो, ऊपर नेगेटिव का 1 आ रहा है, चाहो तो पहले उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो, ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए काम करना। तो मैं इस नेगेटिव के साइन को बाहर निकाल देता हूं, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय वाई इंटू ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस का y इंटू डी वाई का डी वाई। अब फाइनली यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन को आप क्या करवा देंगे बेटा, सिंप्लीफाई करवा देंगे। क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई करवाओगे, देखो अब पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करवाना है, अब क्वेश्चन आपका हलवा बन चुका है। भाई पार्शियल फ्रैक्शन आपसे क्या कहता है, इंटीग्रेशन आपसे क्या कहती है, ये आपसे कहता है कि भाई सिंपल तरीके से आपने क्या काम करना है, इंटीग्रेशन के बगैर अपनी टर्म को एज इट इज एक दफा लिखना है। इंटीग्रेशन के बगैर अपनी टर्म को आपने एज इट इज एक दफा लिख देना है। सर लिख दिया, अब क्या करें, अब सिंपल तरीके से आपने जो भी आपके पास लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हैं उनके ऊपर अननोन्स को सपोज करना है। तो बेटा देखो मेरे पास एक फैक्टर y है तो उसके ऊपर मैंने एक अननोन सपोज कर लिया। फिर दूसरा फैक्टर 2 प्लस का y है तो उसके ऊपर हम लोगों ने एक अननोन को सपोज कर लिया, सही है ना। तो इसको मैंने इक्वेशन अल्फा कह देते हैं। और फिर अब यहाँ पे क्या करवाएंगे, इनको एलसीएम ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/y इंटू 2 प्लस का y। और यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूंगा तो व्हाट इट शुड बिकम y इंटू 2 प्लस का y। और ये a जाके सिंपल 2 प्लस के y से मल्टीप्लाई होगा और b जाके सिंपल y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा देखो इस y2y से y2y क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस का y। आगे क्या आ गया, प्लस का बी वाई एडिटिस का एडिटिस। इसको मैं अपनी फाइनली इक्वेशन बीटा कह देता हूं। अब हम लोगों ने क्या करना है भैया, जो भी मेरे लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स होंगे उनको बारी बारी जीरो पे सपोज करवाएंगे, और सपोज करवाने के बाद यहाँ पे प्लॉट करवाएंगे, और करवा के फिर अपने अननोन की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। अब वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो मेरे दो अननोन्स थे, मेरे दो फैक्टर्स थे, एक y और एक दूसरा 2 प्लस का y। तो भाई सिंपल तरीके से क्या लिखेंगे, एज वी नो डेट, तो y को हमने जीरो पे सपोज करवाया और सिंपल तरीके से इसको उठा के पुट करवा दूंगा इक्वेशन बीटा में। तो क्या लिखूंगा, पुटिंग y इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन बीटा, पुटिंग y इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन बीटा। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a का a, 2 का 2, y की जगह पे जीरो आ गया, प्लस का b का b, y की जगह पे जीरो आ गया। तो ये तो खत्म हो गया। और ये देखो यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, a से मल्टीप्लाई, वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी बेटा 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, सही है ना। सिमिलरली देखो हमारे पास दूसरा फैक्टर क्या है, 2 प्लस का y है, तो इसको भी जीरो के बराबर कंसीडर करेंगे। तो दूसरा फैक्टर देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2 प्लस का y, तो इसको भी जीरो के बराबर जब कंसीडर करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो मैं क्या लिखूंगा, हम लिखेंगे पुटिंग y is equal to -2 in equation beta, putting y is equal to -2 in equation number beta। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से क्या, 1 डिवाइडेड बाय -2 इंटू 2 माइनस का 2, आगे a का, a की वैल्यू किसके बराबर है भाई। तो बेटा देखो इक्वेशन नंबर बीटा आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर बीटा में क्या हो जाएगा, 1 का 1 इज इक्वल टू a की जगह पे a की वैल्यू को, सही है ना, तो a का a एज इट इज, आगे 2 का 2 प्लस का साइन, y की जगह पे y की वैल्यू को डालोगे, नेगेटिव का 2 आ गया। फिर आगे क्या है, प्लस का b, और y की जगह पे नेगेटिव का 2, देखो 2 माइनस का 2 तो कैंसिल आउट हो गया, खत्म हो जाएगा। और ये -2 जो b से मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 1/2 के बराबर आ जाएगी। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए भी आ गया बी भी आ गया। देखो पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में अननोन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जब दोनों अननोन की वैल्यूज को आपने फाइंड आउट कर लिया, अब सिंपल तरीके से क्या करोगे, अब सिंपल तरीके से अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में लाके वैल्यूज को प्लॉट करवा दोगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा पुटिंग a is equal to half and b is equal to negative half, किसके अंदर भैया, इक्वेशन नंबर अल्फा। तो इक्वेशन नंबर अल्फा में इन दोनों वैल्यूज को आपने प्लॉट करवा देना है। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू नेगेटिव का नेगेटिव। अब देखो इंटीग्रेशन का सिंबल a किसके बराबर था भाई, a बराबर था हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 के, इसके नीचे y का फैक्टर है, प्लस का साइन, b किसके बराबर है बेटा, b बराबर था हमारे पास नेगेटिव के हाफ
हाफ के, इसके नीचे फैक्टर क्या था 2 प्लस का y। तो भाई डायरेक्टली हमने वैल्यूज को प्लॉट करवा दी अपनी इक्वेशन अल्फा में। तो इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो मेरी इक्वेशन अल्फा क्या बन जाएगी भाई, इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स के पास चला जाएगा, ऐसा ही है ना बेटा। तो नेगेटिव का साइन एज इट इज रहने देते हैं, सही है ना। इंटीग्रेशन एक दफा चला जाएगा हमारे पास ये 1/2 into y के ऊपर। देखो इंटीग्रेशन एक दफा इस टर्म के पास जाएगा, एक दफा इस टर्म के पास जाएगा। नेगेटिव का हाफ एज इट इज का एज इट इज, और एक दफा मेरा बेटा इंटीग्रेशन साहब अप्लाई हो जाएंगे किसके ऊपर, 1/2 प्लस का y इंटू डी वाई, सही है ना भाई। तो अब हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करवा लेना है। सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, देखो i इज इक्वल टू नेगेटिव का साइन 1/2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, देखो 1/2 की इंटीग्रेशन, ये 1/2 जो आ रहा है आपका क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है ना, इसको उठा के बेशक बाहर लिख दो आप। भाई ये 1/2 जो है ये क्या है, ये आपके लिए कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो इसको उठा के आप बेशक बाहर लिख दो एक दफा, सही है। तो अब देखो मेरे पास इंटीग्रेशन बेसिकली 1/y पे अप्लाई हो रही है। अब मुझे मालूम है भाई 1/y की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये बराबर होगी सिंपल तरीके से ln y के बराबर, क्योंकि मैथ्स के अंदर इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है नीचे वाली टर्म का ऊपर अगर डेरिवेटिव आ रहा है तो भैया y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, y के रिस्पेक्ट से एग्जिस्ट कर रहा है तो ln y के बराबर होगा। सिमिलरली देखो आगे माइनस का हाफ एज इट इज का एज इट इज, 1/2 प्लस वाई की इंटीग्रेशन क्या होगी, अगेन ऊपर y का डेरिवेटिव 1 एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये बराबर होगी ln 2 प्लस वाई के। तो ये आपका पर्टिकुलरली आंसर आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवा लोगे तो देखो ये नेगेटिव साइन जो बाहर एग्जिस्ट कर रहा था अंदर जाके तमाम टर्म्स के साइन को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हाफ ln 2 प्लस का y माइनस का हाफ ln y। सर ये क्या काम करा आपने, बेटा देखो ये जो बाहर नेगेटिव साइन था ये इस वाली टर्म को नेगेटिव में बना देगा और इस टर्म को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने पॉजिटिव वाली पहले लिख दी, नेगेटिव वाली टर्म बाद में लिख दी। मतलब सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले नंबर के ऊपर मुझे एक चीज साफ तौर पे यहाँ पे दिख रही है कि भैया यहाँ पे देखो हाफ कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से 1/2 को कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो बेटा ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास आ गया ln 2 प्लस का y माइनस के साइन के बाद ln y का ln y। अब देखो भाई सिंपल तरीके से यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करवा दीजिए, ln की प्रॉपर्टी को अप्लाई करवा देंगे कि देखो ln की लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है कि दुनिया के अंदर कभी भी दो लॉगरिथम अगर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो हम लोग लॉगरिथम को ln को एक ही बार लिखते हैं, और जो भी ये दो आपके पास लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं डिवीजन में चले जाते हैं। तो भाई ऊपर 2 प्लस का y आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, y का y, सिंपल इज डेट। और सेकेंडली ऐसे एक काम यहाँ पे आप और भी कर सकते हो कि भाई ये हाफ जो आ रहा है, अब देखो ये पावर के अंदर आपके आपके पास जो हाफ आ रहा है नंबर के तौर के ऊपर आ रहा है, एलन से पहले आ रहा है, तो ये एज अ पावर पे चला जाएगा, क्योंकि एलन की दुनिया के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी आपके पास किसी भी टर्म के ऊपर एक पावर आ रही है और उससे पहले एलन आ जाए तो वो पावर पहले चली जाती है और एलन सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाता है। अब वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू एलन का एलन, और यहां पर आ जाएगा सिंपल 2 प्लस का y, डिवीजन के अंदर y का y, पावर के अंदर क्या चला जाएगा, हाफ का हाफ। तो अब आप सिंपल तरीके से यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दीजिए, कोई मसले की बात थोड़ी है बेटा। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली y की वैल्यू जो ओरिजिनल y की वैल्यू थी उसको प्लॉट करवा दीजिए। y किसके बराबर था भाई, y हमने किसके बराबर सपोज किया था, y बराबर था cot x के। तो जहां जहां y आ रहा है वहां पे आप cot x को अप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा विद इन सेकंड्स के अंदर। तो भाई जहां जहां y आ रहा है वहां पे मैं क्या लगा दूंगा, वहां पे cot x आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ln का ln 2 का 2, और यहाँ पे भी देखो y आ रहा था cot x आ जाएगा, इधर भी y आ रहा था cot x आ जाएगा, और बाय होल पावर में हाफ का हाफ एज इट इज। तो ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको एक तरीके से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे एलसीएम को ब्रेक करवा दीजिए। तो एलसीएम ब्रेक करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, एलसीएम को अगर मैं ब्रेक करवाऊंगा तो भैया ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय कॉट एक्स, और फिर इधर कॉट एक्स डिवाइडेड बाय कॉट एक्स एज इट इज का एज इट इज। अगेन देखो हर चीज डिपेंड करती है आप किस तरीके से चीजों को लेके सॉल्व करना चाह रहे हो। अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि भाई सिंपल तरीके से एलसीएम को ब्रेक करवा दिया, तो कॉट बाय कॉट क्या होता है, 1 के बराबर, 1 बाय कॉट क्या होता है, टेंजेंट के बराबर। तो आपका आंसर क्या बन गया, ये बन गया ln का ln। देखो 2 डिवाइडेड बाय कॉट एक्स का मतलब क्या है, दुनिया में 1 बाय कॉट किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है टेंजेंट एक्स के, प्लस का कॉट एक्स बाय कॉट एक्स 1 के बराबर हो गया, होल पावर में हाफ का हाफ प्लस का सी। तो ये आपका फाइनल 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 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप चाहो तो इसको एज अ अंडर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि हाफ किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट के बराबर होता है, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 2 टेंजेंट एक्स प्लस का 1 प्लस का सी। तो ये आपका फाइनली क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो भाई डिपेंड करता है आप किस तरीके से चीजों को लेके चल रहे हो, विद इन सेकंड्स का क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। और भाई हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में कोई मसले की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई परेशानी की बात, कोई चिंता की बात, कोई मसले की बात, बेटा सबको क्लियर है यहाँ तक की बात, क्लियर है बेटा।